हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। और ये मैकेनिक्स आपकी 11वीं की मैकेनिक्स संभालेगा दोस्तों, जो कि जेई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हम फर्स्ट में बात करते हैं दोस्तों फोर्स कि आखिर में फोर्स होता क्या है। वैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो दोस्तों फोर्स होता है इट इज़ अ पुश और पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ये किसी भी बॉडी को खींचना या फिर धक्का मारना, ये हमारा फोर्स होता है। क्योंकि इससे हम बॉडी की स्टेट को चेंज कर देते हैं। हम अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स की। मतलब हम किसी बॉडी पे धक्का मार रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो उससे जो इफेक्ट किसी बॉडी पे आ रहे हैं, तो वो क्या क्या आ रहे हैं। तो एक नॉन ज़ीरो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। तो बात करते हैं फर्स्ट, इट में चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। दोस्तों ये बॉडी की स्पीड को चेंज कर देता है। इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे बॉडी आनी चाहिए। ये कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अगर हम जैसे कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो उसमें हम फोर्स लगाएं तो उसको हम वेस्ट में मूव कर सकते हैं या ईस्ट में मूव कर सकते हैं। ऐसे ही इट में चेंज द बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। दोस्तों ये पॉइंट्स है कुछ ज़रूरी। इट में चेंज द साइज और एंड द शेप ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल एक बलून है, अगर हम बलून को प्रेस करें तो जो बलून है वो चिपक जाएगा। मीन्स हमने उसका जो गोल शेप था, रियल शेप, उससे अपने फोर्स लगा के उस शेप को चेंज कर दिया। इट में चेंज द साइज़ उसकी चेंज हो ही गई, उसका शेप भी चेंज हो गया। या फिर हम उसको स्ट्रेच कर दे, बलून को दो साइड से पकड़ के खींचे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, उससे भी शेप ऑफ द बॉडी चेंज हुआ। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जो कि इफेक्ट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होते हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं, देयर आर फोर्सेस के बारे में बात कर ही रहे थे हम। तो हमारे पास 4 कैटेगरीज़ के फोर्सेस हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो 4 कैटेगरीज़ के फोर्सेस हैं, ये हमारे 11th और 12th में हम सिर्फ 4 कैटेगरीज़ के फोर्सेस ही पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी के फोर्सेस आप बाद में पढ़ेंगे हायर स्टडीज़ में। क्योंकि अभी के टाइम पे हमारे पास इन फोर्सेस की काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब यही ज़्यादा यूज़ आएंगे हमारे। तो हमारे पास चार चार टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है दोस्तों वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कि कोई भी बॉडीज़ हैं, हमारे पास जो बॉडीज़ होती हैं उनके हमारे पास मासेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो बॉडी हैं, एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी, हमारे पास दो बॉडीज़ है, तो इनके पास मास होंगे। उनके बीच का आर हमारे पास डिस्टेंस होगा। चल जा भाई। तो हमारे पास दो, अगर हम बात कर रहा था कि अगर कोई भी बॉडीज़ होती है, अगर कोई बॉडीज़ है जिनके पास मास है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है। मतलब अगर कोई भी दो बॉडीज़ है, अगर उनका मास है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, F=G m1m2r²। दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये अट्रैक्टिव भी होता है और बहुत रिपल्सिव भी होता है।
अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ये होता है अपना कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है बेसिकली द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। कोई भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना एक चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q2। तो इनके बीच भी r डिस्टेंस होती है, r हमारे पास डिस्टेंस होती है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, K Q2 अपॉन r का स्क्वायर। हमारे पास जो K होता है कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इन वैक्यूम। जो और जो हमारे पास दोस्तों के मिलता कैसे है कि हमें मिलता है एक फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन अपना होता है परमिटिविटी और इन वैक्यूम। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आप सभी को पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में? नहीं पता। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स भी कहते हैं, है ना। आपको दोस्तों पता है कि अपने पास एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। यस, जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो ये न्यूक्लियस होता है ये, तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। अब तो आपके मन में कभी सवाल नहीं आया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स तो प्लस चार्जेस होते हैं, और हमने पढ़ा था कि सर ये प्लस चार्जेस तो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं आते, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं आते? तो इसका एक आंसर है कि जो ये प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को जो बांधे रखता है ना, वो होता है अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दोस्तों इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बांधे रखता है प्रोटॉन्स को, जिससे कि वो बाहर नहीं आ पाते। अब सवाल आता है कि माना सर ये जो ये न्यूक्लियस नहीं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स को बांधे रखता है, तो सर तो इसकी भी एक कंडीशन होती है दोस्तों। कौन सी? मतलब अगर ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, अगर इनका बीच का डिस्टेंस 1 फर्मी होगा, तभी जाके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अगर इनके बीच चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 फर्मी होगा, तभी जाके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। 1 फर्मी क्या होता है? 1 फर्मी होता है 10⁻15 -15 मीटर। 1 फर्मी 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो मैं बात कर रहा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। तो बात कर रहे थे कि सर ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट करता है इसको जब इसकी डिस्टेंस 1 फर्मी के बराबर होती है। तो जब ये सर सवाल आता है, अगर सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे कोलैप्स भी बनाना चाहिए, फिर ये प्लस ये प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस अंदर कोलैप्स हो जाने चाहिए। लेकिन सर कोलैप्स नहीं होते क्योंकि जब ये माना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगा रहा है वन फर्मी डिस्टेंस पे, लेकिन जब ये अट्रैक्ट होते जब इनके बीच का डिस्टेंस
टू फर्मी हो जाता है तो ये अट्रैक्ट पॉइंट टू फर्मी हो जाता है तो ये एक दूसरे को रिपेल भी कर देते हैं, जिससे कि मेंटेनेंस बना रहता है कि ना तो ये कोलेप्स होगा ना ये न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर। अब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली कुछ नहीं है दोस्तों। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है अपने पास जो ये न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स से हम P+ ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास बीटा नेगेटिव भी हमें देता है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल। तो इसके साथ हमें न्यूट्रिनो भी मिलता है। तो ये बीटा नेगेटिव और न्यूट्रॉन के बीच का जो फोर्स होता है तो बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये भी हमारे पास हमारे कुछ ज़्यादा काम नहीं आएगा। तो हम जब इसकी स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी जो भी चैप्टर आता है उसमें स्टडी करेंगे इसके बारे में, तो हम इसके बारे में ज़्यादा उस टाइम बात करेंगे दोस्तों। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की। हमने पढ़ लिया कि जो ये स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फोर्सेस कौन, मतलब स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस किसके हैं। तो स्ट्रेंथ की पहली कंडीशन ये है कि 1 फर्मी डिस्टेंस के बराबर अगर डिस्टेंस है चार्जेस या फिर किसी भी चीज़ की, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इनमें होगा अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फिर उसके बाद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद होगा ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। अगर सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल इज मोर देन, अगर पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन 1 फर्मी का है तो फिर स्ट्रॉन्गेस्ट अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। उसके बाद उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, उससे कम अपना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल इज मूविंग, नहीं, सेपरेशन अगर पार्टिकल्स के बीच में 1 फर्मी से ज़्यादा है तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करते हैं फोर्स, उनके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स जो हमारे पास फोर्स होती है, फोर्स की होती है, वो होती है एसआई यूनिट जो कि न्यूटन होती है। हम इसको सीजीएस में डाइन भी कहते हैं। एंड आपको पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स होते हैं दोस्तों। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स होते हैं। और जो हमारे पास अदर यूनिट्स होती है जैसे हम रियल लाइफ में, डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे केजी वेट। तो वेट हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास आपने पढ़ा होगा फोर्स मास इंटू एम इंटू जी। जी होता है अपना, जी की वैल्यू होती है 10, जो कि हम कंसिडर करते हैं एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। 10 अपन इसको मानते हैं जी की वैल्यू को। तो वेट हमारे पास फोर्स बेसिकली वेट होता है। वेट बेसिकली फोर्स होता है अपने पास। तो वेट इज इक्वल टू एम जी। तो 1 kg हमारे पास होता है 1 न्यूटन। 1 kg 1 न्यूटन के बराबर होगा। तो सवाल आता है कि सर 2 kg कितना न्यूटन के बराबर होगा। 2 kg हमारे पास 20 न्यूटन के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। हम बात कर रहे हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन स्टेट। इनर्शिया बेसिकली वो होता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जहाँ तक अपन उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स डाल देते। मतलब इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ए बॉडी। ओके, मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में मूव कर रही है तो मोशन में ही मूव करेगी,
क्योंकि उसकी वो कैपेसिटी है। इनर्शिया इज कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन स्टेट। अगर कोई बॉडी डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में चल रही है तो एक डायरेक्शन में ही चलेगी जहाँ तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको उसका डायरेक्शन चेंज ना कर दे। तो 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास इनर्शिया होते हैं। कौन सा? एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन, अपने पास अगर कोई बॉडी मोशन में मूव कर रही है किसी की वेलोसिटी के साथ तो वो बॉडी उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, वो होता है अपना इनर्शिया ऑफ मोशन, जहाँ तक एक्सटर्नल फोर्स आके उसको कम ज़्यादा नहीं करते। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव करे तो एक डायरेक्शन में मूव करेगी वो। अगर नहीं, अगर वो स्ट्रेट लाइन में, इनर्शिया ऑफ कैपेसिटी बॉडी टू मेंटेन, अच्छा एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन में मूव करेगी जहाँ तक वो एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रोक ना दे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हम न्यूटन्स लॉज के बारे में हम आप जानते हैं दोस्तों। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या कहता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं और क्या कहते हैं हम उसको गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बेसिकली कहते हैं। फिर मतलब लॉ, ये न्यूटन्स लॉज क्या कहता है, ये कहता है कि अनटिल एंड अनलेस अ नेट फोर्स एक्सटर्नल इज अप्लाइड, फोर्स एक्सटर्नल इज अप्लाइड बॉडी विल मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन एंड डायरेक्शन। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया सेम वही चीज़ होता है। ये क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, मैं आपको कितनी बार बता रहा हूँ ये, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जहाँ तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती ही रहेगी क्योंकि उसकी टेंडेंसी मूव करने की। और कोई बॉडी अगर डायरेक्शन किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती ही रहेगी जहाँ तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाए। बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू it directly proportional with respect to time to directly proportional to the rate of change of momentum with respect to time. Means F external is equal to rate of change of momentum with respect to time. ये होता है अपने पास न्यूटन सेकंड लॉ। आपने मतलब जब 9th में आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ, तो आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है ये क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये आधा ही सच है क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये dp/dt कैसे है? तो ये है डिफ्रेंशिएशन करने से। मतलब कैसे अपन ने कैसे की डिफ्रेंशिएशन सर, कि डिफ्रेंशिएशन अपन ने किया कि अगर अपन को रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, नहीं, रेट ऑफ डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिससे हम आसानी हो जाएगी आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा। तो ये हो गया दोस्तों। तो हमारे पास dp/dt, p क्या होता है हमारे पास? p होता है अपना सब, p होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। और एफ एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू 1।
पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी, डी एम वी बाई डी टी। तो आपको प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाना होगा दोस्तों। प्रोडक्ट रूल आपको आता है या फिर नहीं आता? तो प्रोडक्ट रूल में क्या क्या था, बेसिकली ये था कि एक बार हम वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक बार हम एम को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा डिफ्रेंशिएशन का। तो हमारे पास इसके केसेस होते हैं इसके दो केस होते हैं। केस फर्स्ट क्या है कि अगर सर जो हमारे पास मास होता है अगर वो कांस्टेंट हुआ, तो आपको पता है अगर किसी चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो कांस्टेंट है तो फिर उसका क्या होता है, ज़ीरो होता है। कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। मास कांस्टेंट दिया हुआ है तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है एम, और एक्सेलरेशन क्या होता है अपना डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इसकी जगह। तो फोर्स इज इक्वल टू एम है, अपने पास फॉर्मूला मिल चुका है जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या हो गया ये, हम केस सेकंड देखते हैं हम इसका। भाई राइटिंग तो ख़राब ही है यार, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं पेन और ये बोर्ड। तो एफ एक्सटर्नल, अब इसमें अपना वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फॉर्मूला हमारा होता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। तो ये ज़ीरो होगा प्लस वी डी एम बाई डी टी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है उससे ज़ीरो होता है। तो फॉर्मूला आ गया वी डी एम बाई डी टी। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ हमें कहता है दोस्तों कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। दो बॉडी, अगर आपने किसी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने दीवार पे मुक्का मारा तो हमने दीवार पर जिस फोर्स से मुक्का मारा तो वही फोर्स आपको रिपीट होगा दीवार की तरफ से, वो होगा एक्शन रिएक्शन। मतलब आपने 10 न्यूटन से फोर्स मारा तो 10 न्यूटन से आपको रिएक्ट मिलेगा। तभी लगता है कि अगर हम दीवार को फोर्स मारते हैं तो अगर आप ही फोर्स मारते तो आपको लगती नहीं, इक्वल फोर्स आपको लग रहा है तभी जाके आपके हाथों में लगती है, इस वजह से। तो ए बी, तो अगर हम दो बॉडीज़ को कर रहे हैं तो फिर एफ फोर्स इधर से आएगा तो एफ फोर्स भी इधर से आएगा। द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इक्वल एंड अपोजिट वेदर दे आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर आप दो बॉडीज़ को दूर भी लेके जा रहे हो तो दोनों फोर्स बराबर होंगे दूर ले जाने वाले। हम बात कर रहे हैं मोमेंटम,
मोमेंटम क्या होता है अपना, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास मोमेंटम होता है। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, मास इंटू वेलोसिटी, हाँ ये पता है आप सबको। और इसके ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होता है। मतलब मोशन की जो क्वांटिटी होती है ना हमारे पास, वही अपने पास मोमेंटम होता है। जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें मास होगा, तो मास होगा, और किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो मास उसकी वेलोसिटी पे इम्पैक्ट डालेगा। उसकी वेलोसिटी पे इम्पैक्ट डालने पे जो उसकी वेलोसिटी में उसकी वेलोसिटी की मतलब जो उसकी मूविंग क्वांटिटी में चेंज आए वो अपना पास मोमेंटम होता है। हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी, और आप सभी को पता है कि भाई जो अपने पास वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो मास तो कांस्टेंट अपना, तो अपना ये मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारे पास 1 किलो का फोर्स लग रहा है, 1 किलो का अपने पास वेलोसिटी इधर 10 मीटर पर सेकंड से कोई मूव कर रहा है, 1 किलो का ऑब्जेक्ट है ये, और 1 किलो का ऑब्जेक्ट है वही सेम, ये मूव कर रहा है नीचे की साइड 10 मीटर पर सेकंड से ही। एक किलो 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या जो हमारे पास इसका मोमेंटम होगा और इसका मोमेंटम, जो इसका P1 होगा और इसका P2 होगा, क्या ये सेम होगा? सोचिए सोचिए, सेम होगा या फिर नहीं होगा? तो मैं बताता हूँ कि ये सेम नहीं होगा। आपको में से 70-80% का आंसर आ रहा होगा सही सर, सेम होगा। सेम जब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जब ही सेम होगी जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में मोमेंटम है। तो P1 अपना होता है मास, है ना, P इज इक्वल टू एम वी। तो वेलोसिटी क्या अपने पास 10 आई कैप में दोस्तों, 10 आई कैप जे कैप के कैप तो आपने पढ़ा ही होगा वेक्टर क्वांटिटी में। तो मैं अगर नहीं पढ़ा तभी बता रहा हूँ कि इधर हमारे पास होता है आई कैप, इधर होता है नेगेटिव में आई कैप, और ऊपर होता है अपना जे कैप, और नीचे होता है नेगेटिव में जे कैप। तो ये 10 आई कैप पॉजिटिव में जा रहा है, इधर प्लस में होता है, तो 10 आई कैप अपना होगा मोमेंटम। और दूसरे केस में एक किलो का बॉक्स 10 नेगेटिव में जे कैप में जा रहा है यूँ करके, तो दोनों की मोमेंटम सेम नहीं होगा। अब हम काइनेटिक जो हो ना हमारे पास, हम काइनेटिक एनर्जी से हम इसका एक रिलेशन निकालेंगे जो कि मोमेंटम का रिलेशन होगा। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर होता है बिल्कुल क्लियर बात होता है। और आपको पता है कि P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, ये भी आपको पता है ऑलरेडी। तो तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर है, तो यहाँ पे मास अपॉन मास कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमने ऐसा किया क्योंकि हम रिलेशन लाने वाले हैं, तो अगर हम तो हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2m।
मल्टीप्लाई, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर हो गया, m का स्क्वायर और v का स्क्वायर ऑलरेडी था, और p इज इक्वल टू एम वी होता है, तो अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी अपना स्क्वायर हो जाएगा। तो मीन्स अपन लिख सकते हैं 1/2m p का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास रिलेशन मिल गया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी का स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी पहली क्लास थी यहाँ पे काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। तो मैं वादा करता हूँ कि आगे से हम ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहली वीडियो दोस्तों है। थैंक्स। जो भी हमें प्रॉब्लम्स आई है उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ।